हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 3 कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए। 50 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 51 से कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ जो पुराने टेस्ट हो जाया करें उनको रिवाइज भी कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना बहुत मस्ट है। ठीक है, तभी पूरा फायदा मिलेगा। वो आप देखेंगे एग्जाम हॉल में, आपको पता चलेगा। ऐसा होता क्या है ना कि सब भूल जाता है। अभी आप टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस उठा के देखिए, बहुत सारी चीजें भूल गई होंगी। जो आपने उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़े होंगे, जो आपको नहीं आते होंगे, वो उस टाइम सीखे होंगे बट अब भूल गए होंगे, तो उनको देखना जरूरी है। चलिए कीजिए इसको। यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये बताना है। ये तो शायद ऊपर वाला ही क्वेश्चन किए थे हम लोग, आलमगीरपुर। ये तो सबसे ईस्टर्न जो साइट है वो है, और ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश की जगह है। ए का 1 हो जाएगा। कालपी भी बुंदेलखंड की जगह है और ये टूरिस्ट प्लेस भी है। ये जालौन है। डी का 4, देखिए डी का 4 सब में है। कालपी टूरिस्ट प्लेस की वजह से यहाँ पे इजी हो जाता है कालपी, इस वजह से उन्होंने 4 ऑप्शन में दिया है। बड़ा गांव ये जो साइट है आर्कियोलॉजिकल साइट है, सहारनपुर की है, और सनोली बागपत। तो यहाँ पे क्या बना हम लोगों का उत्तर? 1, 3, 2 और 4। ठीक है, 13, 24 डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ 52 में देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर, शिलालेख समझते हैं इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन पर गजपति कारा की उपाधि है, ये किसके लिए दी गई थी? विजयनगर साम्राज्य पे आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने सीखा था पिछले क्वेश्चंस में कि इसको 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। 4 डायनेस्टी, 4 वंशों का जन्म हुआ था विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें से पहली संगम थी, सलुप थी, तुलुप थी, और सबसे लास्ट वाली अरावेटू थी। इस शब्द का मतलब क्या होता है? हाथी का शिकारी। ठीक है, हाथी का शिकारी। हाथी के शिकारी की जो उपाधि दी गई थी वो देवराय द्वितीय को दी गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था जिसने पहली बार सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की प्रथा शुरू की थी? तो ये जो फैक्ट है, मुसलमानों को नियुक्त करने की प्रथा स्टार्ट किसने की थी संगम वंश में? देवराय द्वितीय ने। ठीक है, देवराय द्वितीय ने। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न में इस योजना के तहत लाभार्थी कौन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाभार्थी सभी हैं, लाभार्थी सभी स्टेट एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि ग्रुप ए के लिए है या फिर ग्रुप बी के लिए है या फिर ग्रुप सी के लिए, सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए, बी ऑप्शन सही है। हाँ, पर इतना जरूर याद रखना कि ये जो कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी, ये वर्किंग भी हो सकते हैं, यानी कार्यरत सेवा में अभी हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड के लिए भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में पूछेगा तो फिर इस फैक्ट को वो जानना चाहेगा, रिटायर्ड वालों को। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने इस स्कीम को लागू किया। ठीक है, चलिए 54 देखिए, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में यहाँ पे बताइए। 44th शतरंज ओलंपियाड जो हुआ, करंट पीडीएफ में इसको कवर किया है। पहली बात लिखिए, 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया। ये गलत है, उड़ीसा में आयोजन नहीं हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, पहली बात गलत होगी। दूसरी बात है, यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित की गई। ये बात ठीक है, यही की पॉइंट बना के मैंने आपको दिया था। ये भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, सारी बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूरे चांस है यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछेगा। और अगर सेपरेट करके पूछेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे फैक्ट हमें याद ही है। महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी बात गलत है, स्वर्ण पदक नहीं जीता। आपको यहाँ पे याद रखना है कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक, कांस्य का मतलब होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिला वर्ग में। चौथा है FIDI, FIDI ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की। फिडे के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संस्था जो है, या फिर शतरंज की जो सबसे बड़ी संस्था है वो फिडे है। यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो यहाँ पे भारत के बारे में क्या याद रखना है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया चेन्नई में तमिलनाडु ने। महिला वर्ग में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और गोल्ड मेडल जीता है यूक्रेन ने, गोल्ड मेडल यूक्रेन ने जीता है, ये भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट कीजिए 55 में। यहाँ पे सहायक संधि पर हस्ताक्षर का वर्ष पूछा है।
ये सब हम लोग पढ़े 1798 से 1805, लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लाई गई थी। और इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, HMT घड़ी जो है इससे याद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम हो जाता है हमारा इससे। S से मतलब हैदराबाद, M से मतलब मैसूर और T से मतलब तंजौर। फिर इसके बाद अवध आ जाता है और फिर पेशवा, ठीक है, जिसमें हैदराबाद ने सबसे पहले ही सिग्नेचर कर दिए थे इस संधि पर। फिर मैसूर सिग्नेचर करते हैं 1 साल बाद। इसके बाद तंजौर HMT ये 1799, लेकिन मैसूर के बाद, ये अक्टूबर की बात है, मैसूर का अक्टूबर से पहले रहा होगा। और अवध और पेशवा का जो समय था वो 1801, ये अवध का समय था। और पेशवा पेशवा भी 1801, लेकिन लास्ट मंथ में दिसंबर। तो ये ऐसा सीक्वेंस आप लोग याद रखा करें। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मैसूर दिख रहा है 1799, ठीक है, तंजौर उसके बाद मैसूर के बाद, तो आप इसको गलत कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका टाइम क्या होना चाहिए, 1799 होना चाहिए। अवध का टाइम सही लिखा है 1801, और जोधपुर का समय भी सही लिखा है 1818। यहाँ पे गलत बताना था, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 देखिए, मालाबार विद्रोह। मालाबार विद्रोह जैसे ही पढ़ते हैं हम लोग 1921 याद करते हैं और केरल याद करते हैं, ये दो फैक्ट तो याद रहते ही हैं। मोकला विद्रोह पढ़े हैं ना हम लोग, मोकला विद्रोह को ही मालाबार विद्रोह बोला जाता है। और विद्रोह की वजह क्या थी, ये बात नंबर 1 में लिखा हुआ है। वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था, ठीक है ये बात। दूसरा लिखा है मालाबार विद्रोह या फिर मोकला विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया, ये बात गलत है, ये धार्मिक विद्रोह नहीं था, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, केवल एक हो जाएगा। यह विद्रोह किसान विद्रोह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 57 में पाइवॉट के बारे में पूछा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये पाइवॉट एक टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वर्क करता है। और ये जो टूल है जिसे पाइवॉट बोला जा रहा है, ये काम क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है ज्योतिषी वाला, फोरकास्ट वाला, भविष्यवाणी करेगा। और ये फोरकास्ट करेगा कैंसर की जो जीन है इनकी फोरकास्ट करेगा। इसको बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। पहली बात पढ़िए, यह है IIT दिल्ली की एक पहल है, गलत है, दिल्ली नहीं मद्रास होना चाहिए, ये IIT मद्रास की पहल है, इनिशिएटिव है। दूसरी बात है, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 58 देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज करंट अफेयर्स वीडियो में कवर किया गया है। इसको लॉन्च कहाँ किया गया है, गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में, गुजरात में। लेकिन ये बात नहीं पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन आसान था, हम लोगों को पता भी था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ये पूछ लिया गया कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी द्वारा, PM नरेंद्र मोदी साहब द्वारा इसको लॉन्च किया गया, बी ऑप्शन सही है। बुलियन समझते ना, बुलियन का मतलब सोना चांदी, सोने चांदी का भी व्यापार होगा, सोने चांदी का व्यापार होगा एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। और सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है दुनिया में, सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है, उपभोक्ता जो है सबसे बड़ा वो चाइना है। 59 में पूछा है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है। हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं, जिसमें से जो सबसे साउथ में सिचुएटेड है उसका नाम असमक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सबसे साउथ में है। और इन 16 महाजनपद का जिक्र हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ये फैक्ट याद रखना। कंबोज भी है, सूरसेन भी है, मल्ल भी है, लेकिन तक्षशिला नहीं है ना, तक्षशिला तो ये गांधार की राजधानी थी, तो एक को काउंट मत कीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 करेक्ट है, ठीक है। चलिए 60 देखिए, 60 में पूछा है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है और मध्यकालीन साम्राज्य यहाँ पे आपके सामने, मामलुक वंश, सैयद, खिलजी, तुगलक। देखो यार इन सब क्वेश्चन को तो अब रट गए हुए हैं ना, हम लोग पढ़ते रहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, लास्ट में लोधी डायनेस्टी। सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी का पढ़ते हैं, सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक का पढ़ते हैं। और स्लेव डायनेस्टी जो है, गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसी को गुलाम वंश भी बोलते हैं। तो इसको पहले नंबर पर कर दीजिए, इसको दूसरे पे कर दीजिए, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे बैकग्राउंड में यार गाने बज रहे हैं, हो सकता है डिस्टरबेंस हो रहा हो आपको, ये पड़ोसी लोग भी अब क्या कर सकते हैं, इतने दिन में गाना सुन रहे हैं, और वो भी दिल है कि मानता नहीं, पता नहीं कौन सा याराना आ रहा है, खैर क्या कर सकते हैं।
चलिए 61 देखिए, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए। यहाँ पे आपको 4 नाम दिख रहे हैं, चनहोदड़ो, रंगपुर, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी। ये चनहोदड़ो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। रंगपुर पंजाब में है कि गुजरात में है या फिर राजस्थान में? रंगपुर ये गुजरात में है, ये गुजरात में, पंजाब में नहीं है। मोहनजोदड़ो जान रहे हैं। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी बताइए। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अब पहली बात पढ़िए, चनहोदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी, ठीक है। दूसरा है रंगपुर पंजाब में स्थित है, गलत हो गया क्योंकि हम लोगों ने सीखा ये गुजरात में है। तीसरी बात है मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई, माउंड ऑफ डेड, ये भी बात ठीक है। और चौथा है राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे दूसरी बात गलत है, ठीक है, दूसरी बात गलत है। 134 करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए कथन कारण का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था, इस काल के बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं कि मार्केट रिफॉर्म के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे रिफॉर्म थे जो बाजार सुधारों को रिप्रेजेंट करते थे। उन सभी कारणों में आप ये सब लिखेंगे मुख्य परीक्षा में। जैसे वस्तुओं का जो मूल्य था निर्धारण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। वस्तुओं को सस्ता किया, कीमतें जो थी वो सस्ती की, कम की। लेकिन इसके वजह एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को वेतन बहुत कम देता था, बहुत कम वेतन देता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ये चाह रहा था कि अगर कीमतें हम कम कर दें वस्तुओं की, अगर कीमतें कम कर दें तो हो सकता है कि ये जो सेना है वो कम वेतन को स्वीकार कर ले। और अलाउद्दीन खिलजी को एक सबसे बड़ा फायदा ये भी था कि अगर वेतन कम देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती कर सकते हैं। यानी इसकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो उसको एक्सपेंड करना चाहता था इन सभी माध्यम से, बाजार सुधारों के माध्यम से। और अब बाजार सुधारों में आप इंस्पेक्शन डाल सकते हैं, बाजारों का रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन होता था, ठीक है। जासूस वगैरह इसने बिठा लेते मार्केट में ताकि काला बाजारी को रोका जा सके। तो यहाँ पे एक कारण आप काला बाजारी को रोकना भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 6-7 कारण लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात ठीक है, कारण में लिखा है, कारण में उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया कि उसका मेन रीजन तो यही था। यहाँ पे कथन सही है, कारण भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे पूछा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है? इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं और आपको डेलोइट इंडिया याद आ रहा होगा। डेलोइट इंडिया ये क्या है? ये एक कंपनी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलोइट इंडिया को एज अ कंसल्टेंट नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। और टारगेट कितना है इकोनॉमी को यहाँ पे रेज करने के लिए? $1 ट्रिलियन। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ पे ये टारगेट याद रखें और इस कंपनी का नाम याद रखें। सलाहकार के रूप में डेलोइट को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपॉइंट किया है। 64 हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया? भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है जिसका नाम है पावर 2047। इस प्रोजेक्ट के तहत इस उत्सव को मनाया गया, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य को, और ऑर्गेनाइज किया गया था ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो जाएगा। इसको विद्युत मंत्रालय भी बोलता है। 65 में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? आसान सा क्वेश्चन है, आनंद मठ हो जाएगा। आनंद मठ में जिक्र किसका है? सन्यासी विद्रोह का, जो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। यहाँ पे टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लगभग 40 साल हो गए। यहाँ पे जो संत थे, सन्यासी थे, सन्यासी ही लड़ गए अंग्रेजों से। यहाँ पे इस विद्रोह से संबंधित एक महिला है, इनका नाम याद रखें आप लोग, देवी चौधरानी। पूछा जाता है कि देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित थी, तो सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। और इन्हीं के नाम पर, देवी चौधरानी के नाम पर एक किताब भी लिखी गई थी इन्हीं के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो ये एक बुक भी है और ये एक महिला भी है। 66 राजा राम मोहन राय के संदर्भ में यहाँ पे बताइए। जो हम लोग इसमें बेसिक चीजें पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? 1828 पढ़ते हैं, इसके बाद 1829 भी पढ़ते हैं और 1833 पढ़ते हैं। याद आ रहा? पुराने टेस्ट अगर आप लोग देखते होंगे तो आप समझ जा रहे होंगे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1829 में सती प्रथा कानून, यहाँ पे एक्ट जो था वो पारित हुआ था इस टाइम पे 1829 में, और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये किसके काल में थे?
काल आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं 1828 से 1835 कौन था? बेंटिक थे। ठीक है, बेंटिक के काल में हुआ था ये सारा काम। पहली बात पढ़ी यहाँ पे, पहली बात लिखी है वह भारतीय वैदिक विचारों से प्रभावित थे। बात गलत लिखी हुई है। राजा राम मोहन राय साहब वेस्टर्न थॉट्स जो थे उन पे ज्यादा बिलीव करते थे, तर्कवाद पे ज्यादा बिलीव करते थे। इनका जो अप्रोच था वो थोड़ा सा मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच था, तो ये पहली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी, तो ये तो गलत है क्योंकि इसको पब्लिश करने वाले कौन इंसान थे? इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दूसरी बात भी गलत हो गई। तीसरा है इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया, ये तो देख लिया आपने, 1829 से देख लिया, बात सही है। चौथा है ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ये भी ठीक है। पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। 67 देखिए, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। करेक्ट आंसर है क्रोएशिया। ठीक, वैसे क्रोएशिया की जो करेंसी थी उसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, कुना। ठीक है, कुना। 68 में 2021 और 2022 में कृषि जनगणना एग्रीकल्चरल सेंसस जो है कौन सा संस्करण था? ये हर 5 साल पे ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, हर 5 साल पे इसको किया जाता है, सेंसस को किया जाता है। और अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ एग्रीकल्चर का, ये जुलाई 2022 में हुआ। ठीक है, और ये सेंसस ये पूछा गया है यहाँ पे कि ये एडिशन कौन सा था? एडिशन था 11वां, एडिशन था 11वां। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 69 में प्राचीन भारतीय साहित्यों के बारे में बताइए। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो थे, पहली बात में लिखा है तमिल महाकाव्य, एक तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम, इसको इसकी रचना की गई थी सत्यनारायण द्वारा, ये क्वेश्चन में लिखा है, तो ये गलत है। सिलप्पादिकारम हम किसको पढ़ते हैं? इलांगो को पढ़ते हैं, है ना। इलांगो एक कवि हुआ करते थे, इलांगो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलांगो। प्रीवियस क्वेश्चंस में कई बार पढ़े होंगे आप लोग, और कभी कभी पूछा भी जाता है कि ये जो सिलप्पादिकारम रचना थी ये बेसिकली है क्या? तो ये एक स्टोरी है, एक व्यापारी की स्टोरी है इसमें, और उसका नाम भी पूछा जाता है। व्यापारी कौन था? कोवलन। ठीक है, कोवलन का नाम भी याद रखना है, यहाँ पे लिख दो कोवलन। दूसरी बात है पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है, ये बात गलत है। यहाँ पे केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पे देवी देवताओं के बारे में भी बताया है। देवी देवताओं से जुड़ी जो कहानियां हैं उनके बारे में भी लिखा गया है, जो रिचुअल्स के तरीके हैं, पूजा करने के तरीके हैं, वो सब की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 में पूछा है किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया था? गुलरुखी किसे बोला जाता था? सिकंदर लोदी को। और सिकंदर लोदी, इनको हम लोग जानते हैं आगरा के लिए, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और सिकंदर लोदी को गजे सिकंदरी के लिए भी जाना जाता था। ये क्या था? ये पैमाना, एक मेजरमेंट था, खेतों की जो पैमाइश होती थी, लेखा परीक्षा वगैरह इससे होती थी। ठीक, जजिया कर, गैर मुसलमान जो थे उन पर जजिया कर भी इसने पुनः लगाया था सिकंदर लोदी ने। और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए भी सिकंदर लोदी जाने जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 71 में है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद में तो है चर्चा, ठीक है, ऋग्वेद में हम लोग 10 मंडल पढ़ते हैं और 1028 सूक्त पढ़ते हैं, है ना, सूक्त। और ये भी साथ में याद रखा कीजिए कि ये जो 10 मंडल थे इनको एक साथ कंपाइल नहीं किया गया था, कुछ बाद में भी जोड़े गए थे। जैसे जो मंडल नंबर 1 था और मंडल नंबर 10 था, इन दोनों को बाद में जोड़ा गया था, इनका कंपाइलेशन बाद में किया गया था। यहाँ पे गायत्री मंत्र के बारे में पूछा गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। ठीक है, तीसरे मंडल में। चलिए 72 देखिए, यहाँ पे बुक और ऑथर मैच कराइए जल्दी से। इब्न बतूता, किताब उल रहेला, सही मैच है। इब्न बतूता, एमबीटी याद आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं के काल में आए थे। तुगलकनामा लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा, जियाउद्दीन यहाँ पे गलत है। शाहनामा की रचना की गई थी फिरदौसी के द्वारा, ये सही है। और तहकीक हिंद ये लिखी गई थी अलबरूनी के द्वारा, ना कि अबू बकर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सही पूछा गया था, तो 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 सी ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे गलत देख लिया हम लोगों ने, 1 और 3 ना, 1 और 3 सही है, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए 73 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलों को
विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया। ऐसे किलों की संख्या है 31, जो प्राचीन किले हैं उनको यहाँ पे विकसित किया जाएगा। और वैसे भी बुंदेलखंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है यहाँ पे काफी रिच है ना, रिच यहाँ का कल्चर है। जैसे हम लोग कालिंजर का किला के बारे में पढ़ते हैं, कालिंजर का किला, ये कमेंट करके बताइए है कहाँ पे, बांदा में है या फिर महोबा में है? कालिंजर का किला, झांसी का किला जान ही रहे, ओरछा का किला, ग्वालियर में मानसिंह का किला, यही सारी चीजें तो हिस्टोरिकल हेरिटेज है ना। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 31 डी ऑप्शन। 34 देखिए, भारत के नव निर्वाचित राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू साहिबा के बारे में पूछा जा रहा है। इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ये महिला है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आदिवासी है, ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और इनका नंबर है 15वां, ये 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। यहाँ पे जो 14 लिखा है ये गलत हो गया। ये कहाँ की है? उड़ीसा की ना, ये उड़ीसा की है। पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात है उन्होंने विपक्षी जो इनके अपोजिशन कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा थे, ठीक है, कुल मतों का 64% लगभग इतना जीत कर हराया, ठीक है, ये इतने वोटों से जीती थी। दूसरी बात सही है और यहाँ पे सही पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। आदिवासी, 15वीं, उड़ीसा, ये सब बातें याद रखना। 75 देखिए, यहाँ पे जो सबसे आसान है उसी को पकड़ लो। संताल विद्रोह के बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, 1857 से जस्ट पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, 1857 से जस्ट पहले ये चीज दिख रही है, तो आप सी को 2 से मिला दीजिए और सी का 2 एक ही ऑप्शन में है, हम लोगों को उत्तर मिल गया। बाकी कोल विद्रोह ये 1831, खरवार विद्रोह ये 1870 और चुआर विद्रोह ये 1776। वीडियो को पॉज कर लेना और थोड़ा रिकॉल कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में बताइए। ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म तो बहुत हुए और यहाँ पे 2 बातें आपसे पूछी गई हैं, सतनामी आंदोलन के बारे में और सत्य शोधक समाज के बारे में। पहली बात सही लिखी है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी, घासीदास, ठीक है। दूसरा है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनकी लड़ाई किस लिए थी? इनकी लड़ाई थी उच्च जाति का जो वर्चस्व था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ इन्होंने काम किया, यानी कास्टेटिज्म, जाति व्यवस्था में ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, ये खुद एक निम्न जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी एक रचना थी, क्रिएशन थी, इसको याद रखा करें, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसके द्वारा ये रचित थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। यहाँ पे दोनों बातें सही है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 77 में भारत के निम्नलिखित कौन से 2 स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरल और अहमदाबाद, इन दोनों को अभी लिस्ट किया गया है, डी ऑप्शन सही है। 78 देखिए, 78 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में अमेंडमेंट किया गया 2021 में, संशोधन हुए हैं, तो जो संशोधन वाली बात है उनको जानना जरूरी है। कोई भी महिला या फिर कोई भी लड़की अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है, लेकिन किन किन कंडीशंस पे करा सकती है वो सारी चीजें हम लोग को जानना है। देखिए 2021 से पहले जो प्रोविजन थे इस एक्ट में, इस अधिनियम में, उसमें केवल विवाहित महिला के लिए ही प्रोविजन थे, ठीक है, प्रावधान थे। लेकिन अब 2021 के बाद से मैरिड वुमेन्स तो है ही, साथ में अनमैरिड वुमेन्स को भी यहाँ पे ऐड किया गया, अविवाहित महिलाओं को भी ऐड किया गया। तो यहाँ पे जो केवल लिखा है तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और इस प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कराएंगे 20 सप्ताह के अंदर, चाहे वो कोई भी महिला हो, वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखना है, अगर 20 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया और आपको जरूरत है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? तो यहाँ पे समय बताया गया है कि आप 24 सप्ताह के बाद भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है और वो कंडीशन है स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की यहाँ पे राय चाहिए पड़ेगी पहले। यहाँ पे लिखा है ना भ्रूण, यहाँ पे भ्रूण असामान्यता लिखा है, यानी सब्सटेंशियल फेटल एबनॉर्मेलिटी जो है, अगर मेडिकल बोर्ड बोल देता है कि आपके भ्रूण में यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है और आपको जरूरत है, आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब बॉडी की नीड है, शरीर की नीड है टर्मिनेट कराने के लिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए, नहीं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, तो आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं 24 सप्ताह के बाद भी, ठीक है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है, 24 सप्ताह के बाद, 24 सप्ताह के बाद राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है, करेक्ट है। तीसरी बात है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 22 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात करने की अनुमति दी है, ये गलत है।
तो फिर यहाँ पे बात क्या की गई है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में बस इसी को थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया। जो आपने पहली कंडीशन पढ़ी थी 20 सप्ताह तक कोई भी महिला मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, वो टर्मिनेट करा सकती है अपनी प्रेगनेंसी को। सुप्रीम कोर्ट ने बस इसी को एक्सटेंड कर दिया 20 सप्ताह से, इसी को 24 सप्ताह कर दिया। ठीक है, 24 सप्ताह तक आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं और 24 सप्ताह के बाद ये आप देख ही रहे हैं दूसरी कंडीशन, मेडिकल बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 22 सप्ताह की जगह 24 होना चाहिए था तो सही हो जाता। चौथा है, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। ये सवाल तो तब कर पाओगे जब आपको ये पता हो एसडीजी हैं कितने। टोटल 17 हैं, इनके सब गोल्स 169 है और मैंने कई बार आपको इमेज के माध्यम से दिखाया है ये 17 गोल्स कौन कौन से हैं। इनको एक बार जरूर फिर से देख लीजिए, इमेज में इंसर्ट कर दूंगा अभी, मुख्य परीक्षा में काम आते हैं। चौथी बात यहाँ पे ठीक है, तो कौन कौन सी बातें सही हो गई यहाँ पे? दूसरा और चौथा सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना जो हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे कवर किए हैं। 79 देखिए, संगम काल। संगम काल यानी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो 4 वंशों का जन्म हुआ था। पहली थी संगम, फिर तुलुप वगैरह पढ़ते हैं, सालुप वगैरह, अराबिडु वगैरह, स्टार्टिंग होती है संगम काल से। सबसे पुराना तमिल साहित्य जो है वो किसे बोला जाता है? तोलकाप्पियम को बोला जाता है। ये सही बात लिखी है पहली। ये लिखा किसने था? इस ग्रंथ की रचना की गई थी तोलकाप्पियर के द्वारा। दूसरा है, इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। ये बात ठीक है, लेकिन जो विडो महिला रहती थी, विधवा महिला रहती थी, उसकी स्थिति बेकार थी। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट कीजिए, 80 कीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताइए। मध्य एशिया से आए शक जो थे, शकों को मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ का मतलब क्या होता है? बर्बर, है ना, बर्बर। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार कराया था, किसने कराया था? ये इन्हीं ने कराया था, रुद्रदामन ने। शक राजा हुआ करते थे। पहली बात यहाँ पे सही है। दूसरा है, संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया। ये बात प्रूफ कहाँ से होगी? ये बात प्रूफ होगी मृच्छकटिकम से। एक रचना थी, एक नाटक था ना, शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। इस बात की चर्चा इसी में हुई है, मृच्छकटिकम में वणिक शब्द की चर्चा जो हुई है इसमें हुई है। तो ठीक है, ये यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2। 81 देखिए, ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित किसको करता था? तक्ष का मतलब होता था बढ़ई। ठीक है, कारपेंटर। बी ऑप्शन सही है। कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहाँ पे अकबर की बात हो रही है तो जल्दी से टाइम लिख लीजिए। 1556 से इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में मर जाते हैं। और इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, हम लोग परिचित हैं ही। कारण में लिखा है, अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। ठीक है, ये बात सही है। वैसे भी अकबर को रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाना भी जाता है। यहाँ पे दोनों बातें सही है। चलिए 83 देखें, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? पीडीएफ में अच्छे से कवर किया है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो। ये शायद अगस्त की पीडीएफ में कवर किया है, अगस्त 2022। हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 कीजिए, मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हमारी कौन सी कंपनी काम करने वाली है सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में? रीन्यू पावर। ठीक है, रीन्यू पावर, डी ऑप्शन अगेन इंपॉर्टेंट। 85 यहाँ पे बताइए, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कहाँ से किया था? बेगम हजरत महल, लखनऊ, कुंवर सिंह, बिहार, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, सब जानते हैं, झांसी। और एक और थे खान बहादुर, ये बरेली से थे। चलिए 86 देखिए, 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? 1937 की बात कर रहे हैं। चुनाव हो गए थे, सरकार बन गई थी और 2 साल बाद 1939 में रिजाइन भी देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, रेजिग्नेशन वाला। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था, लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया गया था। ये ऑप्शन सही है। बाकी 3 ऑप्शन तो आप पढ़ के ही गलत कर देंगे। 87 देखिए, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क।
यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को। ठीक है, IISc बेंगलुरु मत लगा देना, क्योंकि बहुत सारी रैंकिंग में ये भी पहले नंबर पर रहता है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, यहाँ पे पहला स्थान। NIRF में IIT मद्रास है। चलिए 88 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की? इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी ऑप्शन। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या बोला गया ये जानना जरूरी है। पहली बात तो आपको इन्फ्लेशन याद रखना है कि इन्फ्लेशन की स्थिति में भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट बोल रही है जो प्रभाव पड़ेगा वो नगण्य पड़ेगा, निग्लेजिबल पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन का जो रोल है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है ही नहीं। ये बात ये रिपोर्ट बताती है। दूसरी बात बताती है कि यहाँ की जो गरीबी रेखा की जो लिमिट रहेगी इन्फ्लेशन के केस में, मुद्रास्फीति के केस में, वो मरी हालत में भी इतनी रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी, $1.9 पर डे। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, हो सकता है पूछ ले। और शायद इन्हीं दो बातों के चलते इस रिपोर्ट को पूछा गया है क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना। चलिए 89 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा या फिर लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे, इंस्क्राइब्ड किए गए थे? ये शैली हम लोग पढ़ते हैं, ये लिपि पढ़ते हैं, प्राकृत पढ़ते हैं, अरमाइक भी पढ़ते हैं, ब्राह्मी भी पढ़ते हैं। संस्कृत तो नहीं पढ़ा होगा ना कभी आपने किताब में हिस्ट्री की, 134 हो जाएगा, जिसमें से ज्यादातर जो है वो प्राकृतिक लिपि में ही है। चलिए 90 देखिए, यहाँ पे सूफीवाद के बारे में पूछा है। सूफीवाद में हम लोग दो शब्द पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा हो, बासरा और बेसरा। ये दो स्ट्रीम हुआ करती थी सूफीवाद में, बासरा और बेसरा। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये कमेंट करके बताइए आप, ठीक है, बासरा और बेसरा। और ये जो सूफी हुआ करते थे ये नेचर में बड़े लिबरल हुआ करते थे, भक्ति में ज्यादा बिलीव करते थे, सॉन्ग्स गानों में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। संगीत और भक्ति के लिए ही तो सूफीवाद जाना जाता है। पहली बात लिखिए, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया। ये बात गलत है, बिल्कुल अस्वीकार किया। हमेशा इल्लीगल के खिलाफ रहते थे, कर्मकांड के खिलाफ रहते थे। और जो भी मुस्लिम कोड्स थे, कोड यानी ये आचार संहिता, जो भी कोड्स हुआ करते थे, इन पे बिलीफ नहीं करते थे। दूसरी बात है, इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए। जिक्र का मतलब होता था यहाँ पे नाम का जाप करना, नाम का जाप। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हम लोग को जानने को मिल रहा है, नाम का जाप। हम लोग इनके बारे में जब भी सूफीवाद पढ़ते हैं तो समा जरूर पढ़ते हैं ना। समा का क्या अर्थ होता था सूफीवाद में, तो इसको हम लोग गाना पढ़ते हैं, गाना। तो सूफीवाद में ये नाम का जाप करना, गाने गाना, नृत्य करना, सांस पर नियंत्रण करके, ये सारी चीजों की ये ट्रेनिंग करते रहते थे। तो दूसरी बात सही है। तीसरी बात है, 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। अब ये फैक्ट तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तक तो ठीक है, मध्य एशिया से आने वाले सूफी जो थे बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में बस गए, लेकिन ये जानना आपसे चाह रहा है, तो ये कैसे हम लोग याद रखें? इतना इतना एग्जैक्ट फिगर मुश्किल है याद रखना। यहाँ पे 11वीं शताब्दी होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो सीखे ना। 11वीं 12वीं शताब्दी अगर नहीं सीख पा रहा है, नहीं याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को जाने रहिए। चौथा पॉइंट है, सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या फिर धर्मशालाओं में किया। ठीक है, दूसरा सही है और चौथा सही है। कर लेंगे, ये कमेंट करके बताइएगा अगर इस लेंथ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो। 91 देखिए, ऋग्वैदिक धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बात लिखिए, ऋग्वैदिक रिलीजन जो था वो मोनोथिस्टिक इन नेचर था। तो ये तो महा गलत है, क्योंकि कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और हम लोग मंडल भी पढ़ते हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल पढ़ते हैं, सूक्त पढ़ते हैं। तो अलग अलग सूक्त, अलग अलग मंडल, अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एकेश्वरवाद कहाँ हुआ? ये तो बहुदेववाद हो गया ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया। तो आप पहली बात तो इसी से ही गलत कर सकते थे, दूसरी बात पढ़ गए सबसे शक्तिशाली। तो कोई ऐसा भी देवता होगा जो कम शक्तिशाली होगा, कोई ऐसा भी देवता होगा जो बहुत कम शक्तिशाली होगा, तो बहुत सारे देवता इधर ही हो गए, है ना। बट ये बात ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे पावरफुल डाइटी के रूप में जाना जाता था। दूसरा सही है। 92 देखिए, यहाँ पे बिल्डर कौन था किस बिल्डिंग का? आगरा फोर्ट के अंदर एक महल है, जहांगीरी महल।
इसको बनवाया था अकबर ने। तो यहाँ पे 1 को 3 से मिला दीजिए, आंसर तो मिल गया। और यहाँ पे आसान क्या है, मोती मस्जिद भी आसान है। मोती मस्जिद जहांगीर के द्वारा, लेकिन ये जो मोती मस्जिद है ये लाहौर वाली है। लाहौर की मोती मस्जिद बनवाई गई थी जहांगीर के द्वारा। शाहजहां के द्वारा बिल्डिंग बनाई गई शालीमार बाग, शालीमार बाग। और औरंगजेब के द्वारा बादशाही मस्जिद लाहौर की। ठीक है, पॉज कर लेना, फिर कॉल कर लेना। 93 देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल जो हैं, इनके बच्चों के संदर्भ में बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया इस वजह से, स्टेशनरी और स्कूल ड्रेस का जो अभी तक राशि मिलती थी, अमाउंट मिलता था, वो उन्होंने बढ़ाया है। 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके अकाउंट में आ जाता है, के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाती है। ठीक है, ये बात ठीक है। ये अमाउंट याद रखना, 1100 से 1200। हो सकता है सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन ही पूछे और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको अमाउंट में ही दिख जाए, 1100, 1200, 1300, 1400। चलिए 94 देखिए, G20 समिट तो भारत में होगी 2023 की, है ना, या फिर हो चुकी है? ये कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए G20 के लिए यहाँ पे शेरपा भी नियुक्त किया गया था, अमिताभ कांत को। ये भी बात सही है, पीटीएम में सब कुछ कवर किया हुआ है। पहली बात पढ़िए यहाँ पे, फर्स्ट G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। ये गलत है, कहाँ पे आयोजन हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में। ये फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी। और ये तो बात सही है, G20 के जो शेरपा नियुक्त किए गए अमिताभ कांत साहब। दूसरी बात सही है, पहली गलत हो गई। तो यहाँ पे 2023 की जो प्रेसिडेंसी कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, थीम पूछा जा सकता है बट इजी है तो आप लगा लोगे आसानी से। वसुदेव कुटुम्बकम ये थीम है, लेकिन पूरी थीम यहाँ पे याद रखें। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक पृथ्वी, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये थीम है G20 की। हो जाएगा। चलिए 95 देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय साहब ने किस वर्ष की थी? तो इनके बारे में वही मैं फिर से रिपीट कराऊंगा आपको, 1828, 1829 और 1833। 1833 के बाद तो नहीं लगाओगे कोई ऑप्शन, खैर यहाँ पे दिया नहीं है, वो अलग बात है। मान लो दिया होता तो आपका इफेक्ट काम आ जाता, क्योंकि आप जानते हो 1833 में मृत्यु हो गई थी। और 1834 होता ऑप्शन में तो कम से कम कट तो कर सकते थे, इसको रिजेक्ट कर सकते थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1829 में सती प्रथा कानून पारित करवाया बेंटिक की सहायता से। 1828 से 1835 तक उनका कार्यकाल रहा था। भारतीय पुनर्जागरण के ये जो जनक थे राजा राम मोहन राय साहब, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, लेकिन इससे पहले इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये फैक्ट जो है ना, इसको एनालाइज करते रहा कीजिए, 1814 और 1828, यानी ब्रह्म समाज तो काफी बाद में यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, आत्मीय सभा काफी पहले हो गई थी। चलिए, आत्मीय सभा इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी 96 में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? त्रिपुरी अधिवेशन जो था, इसमें दो बातें हम लोग को जाननी चाहिए, दो चार बातें। जैसे जब भी इस सेशन की बात होती है 1939 के, तो कौन याद आता है? सुभाष चंद्र बोस साहब याद आते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1938 में और 1939 में। 1938 में जो सेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा ये कहाँ पे? गुजरात में। और 1939 जो आप अभी क्वेश्चन में देख रहे हैं त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। फिर यहाँ से आप आगे का जानते हैं सीन। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक, वो नाराज हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, सुभाष चंद्र बोस साहब, तो फिर इन्होंने अपना खुद का कर लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940। ठीक, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? करेक्ट आंसर है चीन। ठीक है, नया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया का मतलब नॉर्मली देखा नहीं है, मतलब घटना चक्र में। चलिए आइए इधर आइए 97 में, एक तहसील एक उत्पाद योजना, ओडी ओपी तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद।
इसी क्रम में, इसी लाइन में अब तहसील लेवल पर भी हो रहा है। 1 तहसील OT OP उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो भारत सरकार का इनिशिएटिव नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अपने आप में बहुत बड़े फायदे हैं। खासतौर से सबसे बड़ा फायदा किस में दिख रहा है हम लोगों को? एक्सपोर्ट में। ये जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, वो इसी के माध्यम से तो बनेगा, एक्सपोर्ट के माध्यम से। बेचना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। कर लेंगे, भारत सरकार का इनिशिएटिव नहीं है। और एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, ठीक है। केवल 2 98 देखिए, किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला? ICAR तो समझ रहे होंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये प्राइज दिया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, नार में बोलते हैं इसे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। डी ऑप्शन सही है। चलिए 99 देखिए, पुरापाषाण स्थल है, यहाँ पे पेलियोलिथिक साइट्स हैं और उनका लोकेशन बताना है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, सही है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ जो है, नर्मदा घाट। ये सारी इमेजेस मैंने 2022 की टेस्ट सीरीज में आपको दिखाई हैं। इन सब की इमेजेस वगैरह देखे थे हम लोग। कुरनूल जो पुरापाषाण स्थल है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इस नाम से तो डिस्ट्रिक्ट भी है ना। और ये जो पोटबार का पठार लिखा है, ये प्लेटू है। पोटबार का प्लेटू जो है, ये सदर्न इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में नहीं है। ये तो सोन घाटी के पास में है ना। सोन घाटी कहाँ बिलोंग करती है? ये आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और जैसे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत गूगल कीजिए, इसको देख लीजिए है कहाँ पे, बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, तो और अच्छे से तैयार हो जाएगा। गलत पूछा था यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है। 100 देखिए, मुगलों के संदर्भ में यहाँ पे बताइए, जो गलत है वो बताइए। मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में नहीं लिखा गया, फारसी भाषा में लिखा गया। अकबरनामा को देख सकते हैं, फारसी में लिखा गया था। और दूसरी बात है, मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं। पांडुलिपि का मतलब है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है ना, यहाँ पे इंग्लिश से आप समझ सकते हैं, मतलब जो हाथ से लिखी जाती थी। और मुगल शासन में तो लिपि घर होता था, लिपि घर। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, यहीं पे इन सब की रचना की जाती थी, कंपाइलेशन वगैरह होता था। दूसरी बात सही है, ठीक है, केवल सी हो जाएगा। फिर से मैं केवल सी बोल रहा हूँ, केवल 2 हो जाएगा। और मैंने फिर से गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए ना। तो ये सब गलती यार आप तो नहीं करना, यहाँ पे तो चलो हो जा रही है, कोई बात नहीं। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए साहब लोग, कीजिए इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।